जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोग के सामने, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल हमने आप लोगों को साइंस का ऑब्जेक्टिव करवा दिया था, है ना, मॉडल पेपर क्लास 10th की। आज हम सब्जेक्टिव लेकर आए हैं और जितना भी आपको आंसर वगैरह जितना इम्पोर्टेंट है वो सारा आंसर हम लेके आए हैं। वो कृपया करके आप लोग ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को और बढ़िया से एकदम अच्छा से समझिएगा। अगर हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं, अगर आप बढ़िया तरीक़ा से सिर्फ क्वेश्चन को समझ जाइएगा ना, बढ़िया तरीक़ा से एकदम बढ़िया से समझ जाइएगा ना, तो आपको याद करने में एकदम ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, आप जितना भी अगर बढ़िया से अगर याद करेंगे उतना अच्छा से आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो ठीक है, लेट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले अगर हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इनमें, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 देख लें जा करके ऑब्जेक्टिव का। उसमें 30 ठो हमने ऑब्जेक्टिव करवा रखा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप इसको देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। मतलब समझते हैं, हम लोग गाड़ी देखें, गाड़ी के पीछे देखिए, गाड़ी का साइड मिरर होता है हैंडल के पास ना। एक अगर मोटरसाइकिल का देखते हैं तो मोटरसाइकिल के हैंडल में ना, हैंडल के पास होता है दो दो क्या होते हैं, दर्पण होते हैं, जिसको पश्च दृश्य दर्पण बोला जाता है। उसी को बोलते हैं साइड मिरर। तो कहते हैं हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए करते हैं, मतलब हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए करते हैं। मतलब कि देखिए, कहता है ना कि जैसे हम लोग गाड़ी है, गाड़ी के हम लोग साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये सदैव सीधे व आभासी, ये सदैव क्या करते हैं, सीधे व आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ये वस्तु के काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये क्या करता है, वस्तुओं के काफ़ी छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इससे क्या होता है, जिसके कारण इनकी दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। कहने का मतलब है कि जैसे ये पश्च दृश्य दर्पण जो होता है साइड मिरर, वो क्या करता है, वस्तु किसी भी चीज़ को ना सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इससे क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनने से क्या होता है, इसके पीछे में जितने भी गाड़ी आते हैं, जितने भी जिस तरह की भी मतलब क्रियाकलाप होते हैं, वो सब चीज़ को ड्राइवर क्या करता है, वो छोटे से मिरर में देख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेंस की क्षमता, है ना, लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसकी ऐसा ही मात्रा लिखें। तो लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या बोलेंगे, लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है उसको बोलते हैं डाईऑप्टर। डाईऑप्टर होता है जिसको हम लोग संकेत करते हैं डी होता है, इसका संकेत क्या होता है, डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बात करता है कि एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर, है ना, जैसे कोई एक छात्र है, वो क्या कोई छात्र है जो आपके क्लास में क्या है ना, सबसे लास्ट बेंच में बैठा हुआ है और उसको पढ़ने में कठिनाई होती है, मतलब आगे देखने में उसको बहुत दिक्कत होता है, ब्लैक बोर्ड देखने पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो कहेंगे कि एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, तो वह बच्चा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। वह कैसे दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तथा इसे अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, अवतल लेंस से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दो तत्वों का नाम लिखें जिसका बाहरी कोश पूर्ण हो। जो दो ऐसे तत्वों का नाम लिखें जिनका बाहरी कोश क्या होता है, पूर्ण होता है। तो बोलेंगे हीलियम जिसका संकेत He होता है, नियॉन होता है जिसको Ne होता है, आर्गन Ar होता है। तो हम इसमें 3 तत्व लिखा दिए। आप इसमें अगर मनचाहा आप इसमें 2 तत्वों का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, हम 3 तत्व लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी क्या है। तो बोले समजातीय श्रेणी
यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनका एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके वह समजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ईटीसी। फिर से एक बार पढ़ा देते हैं। समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनका एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है या जा सके वह समजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ईटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या है। देखिए 5 प्रकार के आर मतलब समझते हैं, ये आर का प्रयोग 5 तरह के आएंगे, मतलब 5 तरह से यूज होगा। वो कहाँ कहाँ यूज होता है, आर का 5 यूज। जैसे देखिएगा हम बताते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में अस्वीकार करना, मतलब रिफ्यूज, आर फॉर रिफ्यूज। देखिए आर 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 है ना, आर फॉर रिफ्यूज। आर से रिड्यूज, आर से रीयूज, आर से रिपर्पोज और आर से रिसाइकल। तो कहता है ना कि फर्स्ट में अस्वीकार करना मतलब रिफ्यूज, कम उपयोग करना रिड्यूज, पुनः उपयोग करना रीयूज, पुनः प्रयोजन मतलब रिपर्पोज है ना, परपोज, पुनः चक्रण रिसाइकल। अब उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन था है ना, अति लघु प्रश्न में था। अब ये क्या है 3 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुणों को लिखें। तो बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र, देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो किसी भी बिंदु पर उस पर स्पर्श रेखा कहता है दिक्स्थान में उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देती है। फिर क्या कहता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण निम्नलिखित हैं। अब उनके गुण भी बोला था ना क्वेश्चन में देखिए बोला था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें, तो उसके गुण हम बता रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। कौन कौन गुण हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वक्राकार बनाती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये एक दूसरे को नहीं काटती है, याद रखेंगे हैं, ये एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र में यह रेखाएं समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र में यह जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं कम होने पर चुंबकीय की तीव्रता भी कम हो जाती है। फिर क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचकर निर्धारित किया जा सकता है या किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहता है लास्ट में, क्षेत्र में कहीं भी दिशा और परिणाम दोनों के साथ क्षेत्र रेखाएं मौजूद होती है। क्या बोलता है, क्षेत्र में कहीं भी दिशा और परिणाम दोनों के साथ क्षेत्र क्या होते हैं, क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ तो डियर कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, याद रखेंगे जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वैसा अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, उसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है, Cu मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोजन से मिलाते हैं तो ये रिएक्शन करके क्या बनता है, कॉपर अलग कर देता है और H2 क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, स्थापित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन इसके साथ था लेकिन ये आगे चल करके क्या हुआ, अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन को छोड़ दिया, मतलब इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी आ गई। तो जब ऑक्सीजन कमी आता है उसको बोलते हैं अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, उपचयन। कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की बात करते हैं। देखिए कहता है कार्बनिक यौगिक के अनुसूत्र तथा संरचना लिखें। ब्यूटेनॉन, देखिए आप लोग अगर पढ़े होंगे चेन रूट अगर पढ़े होंगे, कार्बन अगर चेन रूट पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़े तो बता देते हैं। एक कार्बन के लिए मीथ होता है तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, यहाँ बोला ब्यूटेनॉन तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट है ना। और एक कार्बन के 4 हाइड्रोजन होते हैं, या ध्यान रखेंगे। तो देखिए
ब्यूटेनॉन बोला है तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट हो गया ब्यूट। और इसमें देखिए एक हाइड्रोजन इधर गया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 1 2 3 हुआ और यहाँ एक हाइड्रोजन है, 4 हो गया। अब इस कार्बन में 4 हाइड्रोजन कहाँ है, देखिए 1 2 2 हाइड्रोजन हुआ मान लो यहाँ पे, और एक 3 और एक ये 4 हो गया। यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन, एक यहाँ आगे एक यहाँ पीछे, 2 हुआ, एक ऊपर में है एक नीचे में है। बोलेंगे सर यहाँ पे हम हाइड्रोजन क्यों नहीं देखें, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ इसलिए देखें क्योंकि यहाँ पे C है, कार्बन है ना। उसके बाद तो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इसके पीछे भी हाइड्रोजन छिपा हुआ है। अब इसके साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ इसके 4 हाइड्रोजन हुआ ना। तो अब कह सकते हैं हम लोग इसको एक और दूसरी भाषा में बोलते हैं, पहला कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन। फिर ये दूसरा कार्बन के साथ क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन रिएक्शन। अब ये C हुआ और डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ था। यहाँ कार्बन देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड यहाँ देंगे, सिंगल बॉन्ड, ये C H हाइड्रोजन कितना हुआ, 3 हुआ, तो 3 लिखे, ठीक है। अब इसकी संरचना, ये दोनों संरचना इसी का है, ब्यूटेनॉन का संरचना ये दोनों है, दोनों में से आप किसी एक को भी बना सकते हैं। और इसका अनुसूत्र जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए कार्बन कितनी है टोटल, 1 2 3 4, तो कार्बन 4 हुआ। हाइड्रोजन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, तो हाइड्रोजन 8 हुआ। ऑक्सीजन 1 हुआ, तो ऑक्सीजन 1 हुआ ना। ये हुआ ब्यूटेनॉन का फार्मूला। आगे देखिए क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन क्या होता है, पहले क्लोरो को भूल जाइए, पेंटेन को बात करें, पेंटेन का। क्लोरो मतलब क्लोरीन, Cl, क्लोरीन हो गया ना, Cl मतलब क्लोरीन होता है ना, क्लोराइड बोलता है। पेंटेन, तो पेंटेन मतलब होता है मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट। 1 कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और 5 कार्बन के लिए पेंट। मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट हो गया। अब बताइए इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन सर, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन साइलेंट है, इसके पास क्या है, क्लोरीन है, क्लोराइड है, क्लोरीन है ना। फिर यहाँ पे इस कार्बन के साथ क्या है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी सब इसी तरह हो रहा है। अब क्या हुआ यहाँ पे देखिए, इसको हम बोल सकते हैं ये एक कार्बन हुआ, इस कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन है, राम 2 3, 3 लिखें। इसमें इस कार्बन के लिए कितना था, 1 2, तो यहाँ 2 लिखें। यहाँ पे इस कार्बन के लिए कितना हुआ, 1 2, तो यहाँ 2 लिखें। इस कार्बन के लिए कितना था, 2, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हुआ। इस कार्बन के लिए कार्बन लिखें, हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 हुआ सर, और यहाँ पे क्लोरीन मेरा अलग हो गया, ठीक है। इसकी संरचना हुआ। और इसका अगर अनुसूत्र बात करें तो कार्बन कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो कार्बन 5 हुआ सर। हाइड्रोजन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हाइड्रोजन 11 हुआ। अब क्लोरीन अकेला था, क्लोरीन अकेला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेनॉल। मेथेनॉल मतलब क्या था, ये एक कार्बन के लिए क्या हुआ, मिथ होता है ना मिथ, मेथेनॉल मतलब मिथ से बन रहा है, तो मिथ एक कार्बन हुआ। इसके आगे यहाँ पे देखिए 1 2 3 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन मेथेनॉल बोला, मेथेनॉल में क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कनेक्ट होता है, ठीक है। इसकी संरचना ये हुआ। अब इसका अनुसूत्र क्या होगा सर, कार्बन 1 हुआ, हाइड्रोजन कितना हुआ, 3 हुआ, और यहाँ OH मेरा एक साथ हुआ, यहाँ पे OH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता है कि मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखें। मतलब मनुष्य में 3 हार्मोन ऐसे कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, मनुष्य के शरीर में ऐसे कौन कौन से 3 हार्मोन पाए जाते हैं, और उनके तीनों हार्मोनों के उपयोग बताना था। हम लिखा है कि मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम है, फर्स्ट में बोलो इंसुलिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन और ये पैराथायराइड हार्मोन। आप लोग, हम भी जब बोलेंगे तो आप लोग भी बोलिएगा, इंसुलिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन। तो इससे क्या होगा, ये 3 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं इंसान के बॉडी में, और भी बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग को 3 तरह के बोला था हार्मोन, तो 3 तरह का हार्मोन लिखे। और उसका उपयोग, उसका काम क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का काम रहता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करके रखता है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को यह क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है। थायराइड हार्मोन क्या होता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है, मतलब वृद्धि को ये मतलब नियंत्रित करके रखता है ना। फिर क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करके रखता है। पैराथायराइड हार्मोन क्या काम क्या है, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डियर कि हम ऊर्जा के
वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, मतलब हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं। तो कहता है चूँकि हम जानते हैं कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया तथा यूरेनियम हो गए जैसे ईंधनों के ज्ञात भंडार बहुत ही सीमित है। बोलते पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब संसाधन जो है ना, ये सब जो ईंधन है वो सब अब क्या है, एकदम सीमित है। बोलते हैं यदि इसी दर से इनका उपयोग होता रहा, अभी अगर जिस तरह से हम लोग कोयला का उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोलियम का यूज़ कर रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर ये समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जीवन क्या पड़ जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। रहा तो वे शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम ऊर्जा संकट से निपटने के लिए, मतलब हम ऊर्जा संकट से मतलब बचने के लिए, निपटने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डियर कैंडिडेट्स, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। बोलते हैं ना, हमारा ओजोन की परत ना धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, इससे हमारे लिए चिंता का विषय है। क्यों, और इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या सुरक्षा या क्या कदम उठाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ओजोन परत की क्षति ना हो, तो हमको ओजोन परत की क्षति को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और आखिर ओजोन परत अगर क्षति हो जाएगा तो इससे हमें क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है, तो हम बताते हैं। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि यदि क्षति अधिक होती है, मतलब अगर ओजोन की परत अगर क्षति अगर हो गया अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पर आएगी। मतलब हमारा जो सूरज की रोशनी जो है उससे जो है, सूरज की रोशनी से आने वाली पराबैंगनी किरण जो होती है वो हमारी पृथ्वी पे एकदम अधिक से अधिक पड़ेगी, जो हमारे लिए निम्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव डालता है। आप देखो, जब पराबैंगनी किरणें जब हमारे जैसे पृथ्वी में एकदम सीधे आएगी तो इससे क्या क्या नुकसान होगा। फर्स्ट में इनके प्रभाव पर इनके प्रभाव त्वचा पर पड़ता है, जिससे त्वचा के कैंसर का संभावना बढ़ जाती है। बोलते हैं ना, इसका प्रभाव जो होता है वो त्वचा पर पड़ता है, इसके त्वचा के कहता है जिससे त्वचा के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि पौधों में वृद्धि दर कम हो जाती है। मतलब पराबैंगनी किरणें से क्या होता है, जैसे अगर अभी देख रहे हैं ना, बोले ना कि अगर ओजोन परत की अगर क्षति हो जाएगी तो इससे क्या होता है, पौधों में वृद्धि दर क्या हो रही है, कम होती जा रही है। बोलते हैं ये सूक्ष्मजीवों तथा अपघटकों को मारती है, जिससे पारितंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ये पौधे में पिगमेंटों को नष्ट कर देता है। पिगमेंट मतलब समझते हैं, पिगमेंट का हिंदी होता है हरित लवक, याद रखेंगे, पिगमेंट इंग्लिश वर्ड है। ये पौधे जो है, ये पौधे में पिगमेंट को नष्ट करती है। कौन, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें क्या करती है, पौधे में पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट को क्या करती है, नष्ट कर देती है। अब बोलते हैं ओजोन परत की क्षति कम करने के उपाय। अगर आप ओजोन परत की क्षति को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या उपाय है। आखिर हम आपको बता दिए कि ओजोन परत अगर क्षति हो जाएगा तो हमको क्या क्या होगा, त्वचा रोग होगा सर, तो पौधों में वृद्धि मतलब कि वृद्धि में परिवर्तन हो जाता है ना। ये पौधों के पिगमेंट को नष्ट कर देती है। इस तरह से बहुत सारे कारण थे, अभी 4 कारण तो हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब हम ये बता रहे हैं कि ओजोन परत की क्षति को कम करने के उपाय क्या है। अगर आप ओजोन परत को चाहते हैं, ओजोन परत की अगर क्षति को अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो बोलेंगे एरोसोल तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक का कम से कम उपयोग करें या करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, एरोसोल तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। सुपरसोनिक विमानों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। सुपरसोनिक विमानों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। संसार में नाभिकीय विस्फोटों का नियंत्रण करना चाहिए। मतलब दुनिया में जो नाभिकीय है, न्यूक्लियर बम वगैरह है ना, उन न्यूक्लियर बम नहीं बोलते हैं कि अरे न्यूक्लियर बम गिरेगा, तो न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय विस्फोट जो होता है उससे क्या करना है, उसे नियंत्रण करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। अगर संसार में अगर जैसे न्यूक्लियर बम का अगर हमला होता है या कहीं अगर न्यूक्लियर बम अगर कोई अगर छोड़ देता है, इससे एक व्यक्ति एक देश पर नहीं प्रभाव पड़ेगा, एक व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये पूरा विश्व में प्रभाव पड़ेगा, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बताते हैं आप लोगों को, इतना तक था आपका शॉर्ट टाइप का आंसर। अब हम आपको लॉन्ग टाइप का आंसर बता रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टाइप में क्या था, आपको 6 ही क्वेश्चन बनाना था, है ना। लॉन्ग टाइप में आपको 6 क्वेश्चन या बनाना था, लेकिन हम उसमें से कुछ ही क्वेश्चन बताए हैं, क्योंकि हम इससे भी बड़ा अभी और भी आंसर वगैरह लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे,
हम जब सुपर गैस क्वेश्चंस करवाएंगे, एकदम VVI क्वेश्चन करवाएंगे, उस समय हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो एग्जाम में आपका आएगा। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में चलते हैं, फिर हम आज वीडियो को यहीं तक स्टॉप करेंगे। आज का क्लास हमारा, आपका सफ़र यहीं तक रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो बोलते हैं मेडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी विकल्पी लक्षणों को अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि विपर्यासी यानी विकल्पी लक्षण वाले पौधे के स्वपरागण के द्वारा जनन में फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित हुआ और दूसरा लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। इससे क्या साबित होता है? लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। उसके बाद हम आंसर को भी और अच्छा डिटेल करवाते हैं, लेकिन क्या करें, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, और वीडियो लॉन्ग होगा तो आप लोगों को पता है ना कि आप लोग ज़्यादा समय नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बस क्या कहें, अब आप लोग को ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इतना हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आप लोग अगर वीडियो को अगर बढ़िया से समझिएगा, अगर अच्छा से पढ़िएगा, तो आपको एकदम बहुत अच्छा से याद हो जाएगा ये क्वेश्चन को। विभिन्न लक्षणों स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो बोलते हैं मेडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे। F1 पीढ़ी मतलब पहले के जो पीढ़ी में था पौधा वो बहुत लंबे लंबे थे, तथा F1 पीढ़ी के 2 पौधे का संकरण किया गया तब F2 पीढ़ी की पौधे या तो लंबे या बौने थे। मतलब जब F1 की तुलना F2 से किया गया, और F1 कब के पौधा था? पहले का पौधा, और F2 कब का पौधा है? अभी का पौधा। अभी के पौधा से तुलना किया गया तो F2 का पौधा जो था वो बौना था या फिर बहुत लंबा लंबा था। फिर बोलता है लंबे या बौने का अनुपात था वो 3:1 था। मतलब लंबा था 3 ठो और उसका अनुपात एक क्या था? 3:1 था बौने का। कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, अर्थात लंबे बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी पौधा जो होता है वो बीज में की ऊंचाई का नहीं होता है, अर्थात लंबे या बौने लक्षण का स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होता है। मतलब ये वंश के अनुपात डिपेंड करता है कि उसका वंश कैसा था। उनके अगर पौधे का अगर वंशज अगर मतलब पुराने पौधे का, जैसे देखिए कोई पौधा अगर बीज दिया और उस बीज जिस पेड़ से प्राप्त हुआ, अगर वो पेड़ पौधा अगर बड़ा था, मतलब लंबा चौड़ा था, तो उसका नेक्स्ट जो पेड़ पौधा बनेगा वो भी बड़ा ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए गैज, आज हम आप लोगों के साथ यहीं तक मेरा सफ़र था, आपका साथ था। थैंक्स। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप यूट्यूब में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो यूट्यूब को क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात बताते हैं कि आपको क्लास 8 से लेकर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 का आर्ट्स बच्चे, 11 के आर्ट्स के बच्चे, 12th के आर्ट्स के बच्चे को सारा क्वेश्चन आप लोग को मॉडल पेपर करवाया जाएगा, सुपर गैस क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलें और मेहनत से पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उस समय आप लोग को जो सवाल पूछेंगे आप लोग इसी से सवाल अगर पूछेंगे तो आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।